हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लोअर पीसीएस के। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के पार्ट मैंने कवर करके रखा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा अरब एवं तुर्की आक्रमण के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अरब और तुर्की से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसको देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, तो इसको याद रखना। किस वर्ष पराजित हुआ था, तो 1191 में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक शिहाबुद्दीन गौरी को पराजित किया था। तराइन के दूसरे युद्ध में बात करेंगे 1192 में होता। पहला युद्ध हमारा 1191 में हुआ था तराइन का। दूसरे युद्ध में हुआ था मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे, तो इसको याद रखना। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी 1192, यानी पहले युद्ध में बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है और यहीं से मोहम्मद गौरी ने अपना तुर्की राज्य की स्थापना करता है भारत में। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, तो इसको याद रखना। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। लोअर पीसीएस 2016 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए एनफैक्ट देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 1711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला असफल आक्रमण हुआ। अरबों ने 712 में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय पाई। भारत पर आक्रमण करने के साथ चचनामा मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख़ी सिंध या मासूम सिंध में प्राप्त होता, तो यहाँ से प्राप्त होता, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया, तो इसको याद रखना। 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ। आगे बात कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ था। इसको 1197 ईस्वी में ऐबक के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट करा दिया था। अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं हम लोग। नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम क्या है, तो इसको आपको व्यवस्थित करना है। तैमूर, मोहम्मद गजनवी, उसके बाद में चंगेज खां, फिर मोहम्मद गौरी। तो इसमें शासकों के कालक्रम के अनुसार मैं आपको व्यवस्थित करना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। पहले हमारे मोहम्मद गजनवी आएंगे, उसके बाद में हमारे मोहम्मद गौरी आए थे, फिर हमारे चंगेज खां, उसके बाद में तैमूर वाले आए थे। तो ये कालक्रम के अनुसार वे शासक थे। गजनवी की बात करेंगे 971 से 1030 ईस्वी के मध्य में आया था। मोहम्मद गौरी की बात करेंगे 1173 से 1206 ईस्वी के मध्य में आया था। चंगेज खां की बात करेंगे 1162 से 1227 के मध्य में आया था। वहीं तैमूर लंग की बात करेंगे 1336 से लेकर 1405 ईस्वी तक के इनका शासक रहा। आगे बात कर लेते हैं। पुस्तक तारीख़ मालिल हिंद किसने लिखी थी, तो इसको याद रखना। किसने लिखा था? अलबर्नी ने लिखा था। अलबर्नी एक फारसी विद्वान लेखक थे, वैज्ञानिक, धार्मिक और विचारक थे। इनके जन्म खीवा में सन 973 ईस्वी में हुआ था, तो इसको याद रखना। अब उज्बेकिस्तान में ये, तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी थी। आगे बात कर लेते हैं। अलबर्नी ने अपने पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी, तो इसको याद रखना। अरबी भाषा में लिखे थे। बात कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था,
तो कौन से यात्री थे? अलबर्नी थे, 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। अलबर्नी उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासक के दौरान मोरक्को से भारत आया था। रहेला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। फिलिंदा आपको बोलना है, जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसको याद रखना। तराइन के युद्ध में हारे थे 1191 में प्रथम युद्ध होता है, और 1192 में द्वितीय युद्ध होता। द्वितीय युद्ध में हार गए थे। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पहले में गौरी हारता, दूसरे में चौहान जी हार जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो उसको याद रखना। कादम्बरी हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये तीनों ही हर्षवर्धन द्वारा लिखा है। कादम्बरी नहीं लिखे, तो इसको याद रखना। आइए हर्षवर्धन के समय सीमा की बात करते हैं। हर्षवर्धन की समय सीमा हमारा 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश का अंतिम शासक था, तो इसको याद रखना। होयसंग हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत में आए थे, तो ये पूछा जा सकता है होयसंग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इनको याद रखना, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्ष की रचना की बात कर लेते हैं। रत्नावली हुआ, प्रियदर्शिका हुआ, नागानंद हुआ, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने कादम्बरी की रचना की है, तो इसको याद रखना। ये पूछा जा सकता है। इसमें आपको 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है। होयसंग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद इनके द्वारा रचित कृति है, तो इसको याद रखना। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिनके द्वारा रचित हमारा क्या है? कादम्बरी, तो इसको याद कर लेना, यह इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो इसको याद रखना। कादम्बरी के लेखक हमारे वाण थे, तो इसको याद रखना। कौन थे? बाणभट्ट थे। आगे बात कर लेते हैं। इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख कालिदास की रचनाएं, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, राजशेखर की काव्य मीमांसा। उपयुक्त में से कौन सा स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है? तो इसको याद रखना। ये सभी स्रोत हमारे गुप्त इतिहास के अध्ययन में मदद करते हैं, तो इनको याद रखना। आइए इससे जुड़े अन्य पॉइंट देख लेते हैं। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो इसको याद रखना। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। यह शिलालेख की बात करेंगे तो हर्षेड ने लिखा था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाट्य है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाला पुस्तक राजतरंगिणी की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा रचित है? तो इसको याद रखना। कल्हड़ द्वारा यह लिखा गया हमारा पुस्तक है राजतरंगिणी, तो इसको याद रखना। राजतरंगिणी की बात करेंगे तो कश्मीर के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है, तो इसको याद रखना। यह 12वीं शताब्दी में कश्मीरी विद्वान कल्हड़ ने लिखा था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इनको याद रखना। विष्णुगुप्त माने जाते हैं प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक। यह मंडी परिषद में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आइए इससे जुड़े अन्य फैक्ट देख लेते हैं। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, इनका तीनों नाम ही है, तो इसको याद रखना। इनके द्वारा रचित क्या अर्थशास्त्र है? कालिदास द्वारा रचित क्या है? मेघदूत। रघुवंशम है। पतंजलि की बात करते हैं, महाभाष्य, योग सूत्र है। वात्स्यायन की बात करेंगे, कामसूत्र है। तो ये सभी हमारे ग्रंथ है, तो इनको याद रखना किसके द्वारा रचित है। आगे बात कर लेते हैं, सूत्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको याद रखना। नाटक है हमारा मृच्छकटिकम, ये सूत्रक द्वारा रचित। ये वीडियो री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूत्रक द्वारा लिखित है हमारा मृच्छकटिकम। एक ये संस्कृत नाट्य है, तो इसको याद रखना। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। आगे बात कर लेते हैं, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो इसको याद रखना। तोल्काप्पियम, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, नीतिसार, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको याद रखना। कामंदक द्वारा लिखा गया है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? तो उसको याद रखना। श्री यस्काचार्य द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया? तो उसको याद रखना। गणित विषय पर लिखा गया लीलावती। आगे बात कर लेते हैं, माल वैज्ञानिक मित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो उसको याद रखना। कालिदास द्वारा यह लिखा गया है। माल वैज्ञानिक मित्रम पुस्तक हमारा कालिदास द्वारा लिखित यह पुस्तक है, तो इसको याद रखना। 10 कुमार चरित्रम की बात करेंगे तो दांडी द्वारा लिखित है। स्वप्नवास दत्ता की बात करेंगे, महाकवि भास द्वारा लिखा गया है। किरातार्जुनीयम की बात करेंगे तो वरावी द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है। ये लॉर्ड पीसीएस का क्वेश्चन है। अगर आप लॉर्ड पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक याद कर लेना। आगे बात कर लेते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम की बात कर लेते हैं। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो उसको याद रखना। कालिदास द्वारा यह लिखा गया है। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे जुड़े अन्य फैक्ट देख लेते हैं। अष्टाध्याय की बात करेंगे, पाणिनि ने लिखा था। रामायण की बात करेंगे, वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। महाभारत की बात करेंगे, वेदव्यास जी ने लिखा है। महाभाष्य की बात करेंगे, पतंजलि जी ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम की बात करेंगे तो कालिदास द्वारा यह रचित पुस्तक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात कर लेते हैं, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? तो उसको याद रखना। संस्कृत भाषा में लिखा गया मुद्रा राक्षस हमारा विशाख दत्त द्वारा रचित है पुस्तक। आगे बात कर लेते हैं, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो उसको याद रखना। हमारा तमिल साहित्य हमारा संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये सभी हमारे प्राचीन इतिहास में जो भी पुस्तक लिखित हैं किसके द्वारा लिखित है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर से उठाकर देखेंगे तो यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो इनको जरूर तैयार कर लेना।